इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के हमारे जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने रिटर्न आंसर दिया। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन कंट्री का क्या रिलेशन है। तो इसमें उन्होंने रिटर्न आंसर दिया कि कभी भी इजराइल की जो कंपनी है एनएसओ कंपनी, उसके साथ में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट जब आया, ये रिटर्न आंसर तब आया जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी सुनवाई करने वाला है। हालांकि 5 अगस्त को उन्होंने इसकी सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर इतना क्रिटिकल है, इस रिपोर्ट के आधार पर ये मानते हो कि पेगासस स्पाईवेयर का इंडिया में यूज किया गया था, तो अभी तक आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि पहले गवर्नमेंट को एक नोटिस दीजिए, गवर्नमेंट को नोटिस देने के बाद में गवर्नमेंट के पक्ष को हम सुनेंगे और गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर डिस्कस करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यूज रिपोर्ट सामने आई है जिसके आधार पर ये आरोप लगा है कि इंडिया में पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया, उस न्यूज रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो इस न्यूज रिपोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसके आधार पर भी शक किया जा सकता है कि बिल्कुल सही बात ये बोला जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट पास्ट में ऐसी पब्लिश हुई है जिनके बाद में लगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। नेक्स्ट न्यूज, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के है। प्रेजेंट टाइम में लास्ट 3 वीक्स के डाटा को अगर आप कंपैरिजन करो तो आप मान सकते हो कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन है वो टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अर्बन एरियाज से जो रूरल एरियाज में शिफ्ट हो रहा है। रूरल एरियाज में ज़्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ ईगरली दिखाई दे रहे हैं। 60% जो डोजेज हैं लास्ट 3 वीक्स में वो रूरल पॉपुलेशन को दी गई हैं कंप्लीट वैक्सीन में से। इससे क्या लगता है कि हमारा जो इंडिया का 2-3 पार्ट्स है, 2/3 जो पार्ट है वो तो अभी भी रूरल एरियाज में लगता है। और थर्ड वेव से बचने के लिए अगर हमें अपनी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करना है, तो हमें वैक्सीनेशन जल्दी से लगवाना होगा। नेक्स्ट न्यूज, आईपीसीसी रिपोर्ट को लेकर के है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में इसको बनाया गया था WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके द्वारा यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था IPCC को, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो काम हो रहे हैं उसके बारे में जो बेसिक फाउंडेशन है ये प्रोवाइड कर सके। अभी जो IPCC है इसकी 6th रिपोर्ट आई है और 6th रिपोर्ट का भी जो फर्स्ट पार्ट है उसको कल मंडे को ओपन किया गया, रिलीज किया गया। उसमें इंडिया को लेकर के कुछ कंसर्न है। इसमें ये बोला गया है इस रिपोर्ट में कि आने वाले समय में, आने वाले डेकेड्स में आप ये देख सकते हो कि इंडिया में हीट वेव्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन जो है वो और सीवियर कंडीशन में आने लग जाएंगे। मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली इंडिया को ये चीजें इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वो अदर ओशन रीजन से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो रहा है इंडियन ओशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से जो मानसून सीजन है वो यहाँ पर ज्यादा आएगा, और मानसून सीजन ज्यादा आने की वजह से बोला गया है कि रेन तो होगी हमारे यहाँ पर, लेकिन जो रेन होगी उसका पैटर्न चेंज होएगा। मतलब जब भी बारिश होएगी तो इंटेंस बारिश होगी, हैवी रेन होएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि समर में और एनुअल जो रेन है उसके पैटर्न में भी इंडिया में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलेंगे, और जो माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर की सीट की जो मोटाई है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पिघल करके कहाँ आएंगे, सी, तो सी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगर इंडिया में 50 सेंटीमीटर भी इंडिया के पास में सी लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे पोर्ट सिटीज़ ऐसे हैं जो काफ़ी नीचे हैं, तो उनको काफ़ी इफेक्ट होगा। हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो सी लेवल बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा ये भी बोला गया इंडिया में के लिए कि देखो आने वाले समय में जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जो कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है वो कम होएगा, मतलब उसके इंसिडेंट कम होएंगे। एक्सट्रीम वार्म देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम गर्मी आपको देखने को मिलेगी। तो ये IPCC रिपोर्ट के बारे में
आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया के बारे में ये पॉइंट्स हैं। सीधी सी बात ये है कि हमें वर्क करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जो अगर पहले भी ये स्टडी हो चुकी है कि कोल, इसके अलावा ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा, और जो फ्यूल है, ये मेजर प्रोडक्ट फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की परेशानी है उसको कर्ब कर सके। नेक्स्ट न्यूज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया को मिली हुई है 1 मंथ के लिए, अगस्त महीने में। उसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो मैरीन एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए ओपन डिबेट के ऊपर फोकस किया, और ओपन डिबेट की गई। इस ओपन डिबेट में यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, इंडिया की तरफ से हमारे पीएम मोदी ने इसको संबोधित किया। इसके अलावा चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और वियतनाम जो केन्या है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इसके अलावा यूके, फ्रांस, ये सब, और इसके अलावा रशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि देखो P5 जो कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इनको सुनने के लिए कि क्या डिस्कशन होता है। अब इसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अलग अलग बात बोली। जैसे इंडिया और यूएस जो है वो चाहते हैं कि इंडियन ओशियन है वो काफ़ी फ्री रहे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 75% यहाँ से होता है। और टोटल जो ऑयल का अगर आप बात करोगे कि यहाँ से कितना ट्रेड होता है, तो डेली जितना टोटल ऑयल कंज्यूम किया जाता है उसका 50% ट्रेड इंडियन ओशन से होता है। मतलब इंडियन ओशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को लेकर के ध्यान में रखा गया कि इंडियन ओशन वाला रीजन जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सभी को इक्विटेबल मिले, सभी इसका इक्विटेबल यूज कर सकें। इंडिया ने एक ये भी बात बोली, इनडायरेक्टली चाइना का नाम ना लेते हुए, कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो चाइना का है वो कोशिश कर रहा है कि इसके थ्रू जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनको काउंटर किया जाए, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री को अपने अंडर किया जाए, ताकि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसको अपने अंडर किया जाए। यूएसए ने साउथ चाइना सी के बारे में बोला कि साउथ चाइना सी में जो क्लेम किया जा रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा उसको भी डिस्कस करने की आवश्यकता है। चाइना ने ये बोला कि ये कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर आप आकर के साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, देखो जो फ्रांस है उसने अपनी तरफ से बात रखी कि फ्रांस ने हमेशा से फ्री एंड फेयर जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनके लिए वर्क किया है, हर कंट्री के साथ में कोऑपरेशन की बात की है, एग्रीमेंट बनाए हैं ताकि जो मैरीन रिसोर्सेज हैं, मैरीन डिस्प्यूट्स हैं, उनको सोल्व किया जा सके। यूके ने भी सेम इसी तरीके की बात बोली है, उन्होंने इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए बोला। रशिया ने अपनी तरफ से किसी का भी यूज़ नहीं किया, ना तो उन्होंने यूएसए के साथ बोला और ना ही उन्होंने चाइना के साथ बोला, ना उन्होंने इंडिया का पक्ष लिया। उन्होंने सिर्फ मेजरली इस बात को सुना और लास्ट में ये बोला कि कोई भी अगर सी डिस्प्यूट है तो उसको आप सोल्व कीजिए इंटरनेशनल लॉ के तहत। UNCLOS 1982 में ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सी को लेकर के लो बनते हैं और इसी के आधार पर ये बोला गया लास्ट में कि एक मैकेनिज्म बनाई जाए और ये जो मैकेनिज्म है वो सी डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। तो ये बात इसमें निकल करके आती है। अब हालांकि आगे आने वाले समय में क्या मैकेनिज्म बनती है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा जब भी कोई सी डिस्प्यूट हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। रुकिए। देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर कोविड के दौरान हम देखें तो कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब भी कहीं ज़रूरत हुई सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हुए रिव्यू किया हर पॉलिसी का। उन्होंने पूछा है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप किसी तरीके से किस किस पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाने के दौरान जो ट्रायल किए जो भी कंपनीज के द्वारा, वो सारे ट्रायल डाटा आप लीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रेजेंट टाइम में हम 50 करोड़ पीपल को वैक्सीनेशन दे चुके हैं, तो अगर इस समय ट्रायल डाटा सामने आते हैं तो क्या ये सही होगा?
तो जो एडवोकेट हैं जिन्होंने पिटीशन डाली, उन्होंने बोला कि अगर ट्रांसपेरेंसी रही वैक्सीन बनाने में तो जो लोगों में हेजिटेंसी है वो हम कम कर सकते हैं। लोग जो है वो जल्दी से जल्दी किसके लिए आ सकेंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आ सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो काकोरी कांड को लेकर के जो सीएम है यूपी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो काकोरी एनिवर्सरी है 9 अगस्त 1925 को ये इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बोला है कि ये तो एक तो कॉल्स इट एक्शन नॉट कॉन्स्पिरेसी, इसको षड्यंत्र मत बोलिए, ये तो एक काम था जिसको यूज करना था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। काकोरी एक ट्रेन एक्शन था, मतलब एक ग्रुप था जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आप बोल सकते हो। इसमें क्या था कि जो लोग इसमें शामिल थे वो चाहते थे कि इंडिया को आज़ादी दिलवाई जाए, और आज़ादी दिलवाने के लिए वो चाहते थे कि अंग्रेजों के तरीके से लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें वेपन्स की जरूरत थी, वेपन्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो मनी के लिए उन्होंने बोला कि अंग्रेज हमें लूटते हैं, हम अंग्रेजों के खजाने को लूटेंगे। और इसी के आधार पर ये रोबरी कंसीव की गई थी राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान के द्वारा। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस इंसिडेंट को किया। लखनऊ के पास में काकोरी एक जगह है, वहां पर ट्रेन को लूटा गया था, और वहां पर ये जो ग्रुप था ना, इससे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, ठीक है, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल, ये सारे इसमें जुड़े हुए थे, मतलब इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इन ग्रुप के लोगों ने ये कोशिश की कि अंग्रेजों के खजाने को लूटा जाए, और इसी के आधार पर ये काकोरी जो इंसिडेंट है ये काफ़ी फेमस हुआ था और इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे इंडिपेंडेंस को गेन करने में। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर पीएम किसान की 4th जो 4 महीने की जो इंस्टॉलमेंट होती है ना 2000 की, वो लॉन्च की है, वो लोगों को दी है हमारे पीएम ने। देखो 2018-19 से ये पीएम किसान जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए हर 4 महीने में किसानों को दिए जाते हैं, ताकि उनको पैसे के लिए, उनको बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए जो रुपए हैं उनको मनी लेंडर्स के पास ना जाना पड़े, और मनी लेंडर्स के पास अगर वो जाएंगे तो डेप ट्रैप में फंस जाएंगे। इस आर्टिकल में जो हमारे पीएम हैं उन्होंने ये भी बोला कि जब हमें जरूरत थी उस समय के अनुसार हमने वीट, पैडी, और समय के अनुसार हम किसमें, पल्सेज में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। अब समय आ गया है कि हम ऑयल में, जो एडिबल ऑयल है उसमें भी अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। ऑयल एडिबल ऑयल की अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एडिबल ऑयल के प्लांटेशन के लिए। तो हमें कोशिश करनी है, और इस मिशन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 11,000 करोड़ रुपए भी दिए हैं ताकि एडिबल ऑयल इकोसिस्टम डेवलप किया जाए और इसके ऊपर हम सेल्फ रिलायबल हो सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, आज जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, एक सेकेंड, देखो झारखंड में एक जुडिशरी जो हमारे जज थे झारखंड में, उनकी डेथ हो जाती है, उत्तम आनंद। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की रिपोर्ट आती है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली नहीं बोला है कि उनकी डेथ क्यों हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हर वीकली जो आपकी रिपोर्ट है वो झारखंड हाई कोर्ट में प्रस्तुत करोगी। हालांकि सीबीआई, आईबी जैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी जुडिशरी को इनकी आवश्यकता हुई इन्होंने अच्छे से वर्क नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने बोला कि एक ऐसी स्पेशल फोर्सेज बनाई जाए जो जुडिशरी को हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करे। नेक्स्ट न्यूज, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा फर्स्ट हमारा स्टेट बन गया है जिन्होंने अर्बन एरियाज में भी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व जो राइट्स हैं उनको अर्बन एरिया में भी रिकॉग्नाइज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला स्टेट हमारा बन गया है। नेक्स्ट न्यूज आईपीसीसी रिपोर्ट को लेकर के है। आईपीसीसी रिपोर्ट को लेकर के ये बात है कि हर कंट्री ने मेजरली, जिसमें आप यूएस को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, उन्होंने अपना नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है वो फिक्स कर लिया है। इंडिया को भी नेट जीरो जो एमिशन टारगेट है वो फिक्स करना होगा।
जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके तहत हमने फिक्स किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से एमिशन होता रहा, तो हम नेक्स्ट डेकेड में जल्द ही हमारा जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बोला गया है आईपीसीसी रिपोर्ट में कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो नेट जीरो एमिशन क्या होता है कि आपके यहाँ से जितना एमिशन हो रहा है उसको आप किस तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, मतलब कार्बन सिंक में कैसे वर्क करते हो। जैसे कि फॉरेस्ट कवर जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ से जितना एमिशन हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो होता है नेट जीरो एमिशन। ओके, तो इंडिया को भी अपना टारगेट लेना होगा कि कब तक हम नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, देखो बिहार में अगर आप बात करोगे तो एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 16% वहां पर एससी हैं और 1% एसटी हैं। लेकिन पिछले 3 साल से वहां पर लोगों को एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। मतलब 5 लाख बच्चे जिनको स्कॉलरशिप दी जा सकती थी एजुकेशन के लिए, उनको टेक्निकल इश्यूज, पोर्टल के ऊपर टेक्निकल इश्यूज हैं, इसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। तो एक मेजर इशू है। देखो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम्स होती रही तो जिन बेसिक लेवल पर हमारी जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उनको हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का बहाना बना करके आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए जो जो इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई फॉरेन नेशंस के पर्सन हमारे इंडिया में रहते हैं तो वो भी कोविन ऐप के तहत वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि जब तक हमारी जो चेन है उसको अगर हम नहीं तोड़ेंगे तब तक कोविड के जो ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो इसी तरीके से होता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया था, किसके लिए, कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट मांगी है कि आपने किस तरीके से वर्क किया है, वो सारी रिपोर्ट अपनी हमें भेजिए। नेक्स्ट न्यूज, देखो एक्सप्लेन पेज से न्यूज है और एक्सप्लेन पेज पर जो न्यूज़ आई है वो आईपीसीसी रिपोर्ट को लेकर के ही आई है। एक्सप्लेन पेज पर ये बोला गया है कि किस तरीके से हम जो हमारा चेंज हो रहा है वर्ल्ड में उसको हम दोबारा से, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो आईपीसीसी रिपोर्ट है उसने क्लाइमेट की जो क्लियरेस्ट पिक्चर है उसको देने की कोशिश की है। इसमें बोला गया है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री हमने टारगेट रखा है, लेकिन हम तो इसके पास पहुंच गए हैं, बहुत इजीली हम इसको अचीव कर लेंगे। तो फिर क्या टारगेट रखा है जब आप उसको करने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप टारगेट बना रहे हो, जो आपका पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हो, उसको रियलिटी में तो कुछ इंप्लीमेंट उसका हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन की बात की गई है। ये क्या है, जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट क्या होती हैं कि मतलब ट्रॉपिकल वाले रीजन से जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो जाता है किसकी तरफ, जो हमारा पोलर रीजन है वहाँ की तरफ, और पोलर रीजन से जो ठंडा पानी आता है ट्रॉपिक्स वाले रीजन की तरफ। इसकी वजह से बैलेंस बनता है, और जब बैलेंस बनता है तो मैरीन रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। बहुत सारी आपने गल्फ स्ट्रीम के बारे में या बहुत सारी जो ओशन करंट है उसके बारे में सुना होगा कि जहाँ पर कोल्ड और हॉट करंट, ओशियन करंट मिलती हैं तो वहाँ पर फिश प्रोडक्शन काफ़ी होता है। तो इस आर्टिकल में अटलांटिक मेरिडोनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है कि एक तरीके से ये ओशियन करंट का एक लार्ज सिस्टम है। इसमें से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ से, जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ से ठंडा पानी आता है ट्रॉपिक्स की तरफ, और ट्रॉपिक्स जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ से पानी जाता है किसकी तरफ, नॉर्दर्न
पोलर की तरफ, पोलर रीजन की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पार्ट है वहां पर काफी अच्छा मौसम रहता है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन पार्ट है वहां पर भी समय समय पर बारिश होती रहती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वो काफी गर्म होता जा रहा है। अब काफी गर्म होगा तो उसकी वजह से जो ज्यादा प्रेसिपिटेशन है वो उस एरिया में होगी, और जो अटलांटिक ओशन है वहां पर ज्यादा बारिश नहीं होगी। इसकी वजह से जो यूरोपियन एरियाज है वहां पर बारिश कम देखने को मिलेगी। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशन करंट्स हैं उनमें भी चेंज हो रहा है, और जब ओशन करंट में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो सी का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा जिस एरिया में जितना होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैरीन रिसोर्सेज हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो क्या क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।